माँ, कल मेरी शादी है। मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं और घर भी बेच दिया है। बाय। फोन कट गया। मोबाइल मेरे हाथ में ही था। मैं न चीखी, न रोई, न ही जमीन पर बैठी। बस कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही, जैसे दिमाग को समझने में वक्त लग रहा हो कि अभी हुआ क्या है। फिर अचानक मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जो तब आती है जब सामने वाला बहुत बड़ी मूर्खता करके खुद को बहुत चालाक समझ रहा हो। मेरा बेटा राघव, वही राघव जिसे मैंने पैदा किया, पाला, पढ़ाया और बड़ा आदमी बनाने के सपने देखे, आज वही मुझे बता रहा था कि उसने मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली है। मेरा नाम सुलोचना वर्मा है, उम्र 56 साल। जयपुर के मानसरोवर इलाके में रहती हूँ। पिछले 5 साल से अकेली। लोग मुझे एक बेसहारा विधवा समझते हैं। शायद राघव भी यही समझता था। उसे लगता था कि उसकी माँ अब कुछ नहीं कर सकती, बस उसकी दया पर जिंदा है। पर सच ये था कि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। फोन रखने के बाद मैं अपनी कुर्सी पर बैठी रही। दीवार पर लगी घड़ी रात के 11:17 दिखा रही थी। सामने लैपटॉप खुला था जिसमें मेरी ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगले दिन मेरी लाइव क्लास थी। बच्चों की मैसेज लगातार आ रहे थे। मैं पानी का एक घूंट लेकर सोचने लगी, राघव को कब समझ आएगा कि उसने क्या कर दिया है। शायद तब जब पुलिस का फोन आएगा, या तब जब जिस आदमी को उसने घर बेचा है वो उसके पीछे पड़ेगा, या फिर तब जब उसकी होने वाली ससुराल वाले उससे सवाल पूछेंगे। मैं खिड़की के पास गई। बाहर रात शांत थी, पर मेरे अंदर तूफान उठ चुका था। मैंने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। हेलो शर्मा जी, मैं सुलोचना बोल रही हूँ। हाँ, वही हो गया जिसका अंदेशा था। उधर से आवाज आई, चिंता मत कीजिए, अब कानून अपना काम करेगा। मैं हल्के से मुस्कुरा दी। आज मेरा बेटा मुझे ठगने निकला था और कल उसे पता चलेगा कि उसकी माँ कमजोर नहीं थी। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, और मैंने जानबूझकर खुद को वैसा ही दिखाया था। एक शांत, कम बोलने वाली, सफेद साड़ी पहनने वाली विधवा। कॉलोनी के लोग कहते थे, बेचारी सुलोचना जी, बेटा बाहर रहता है, अकेली रहती है। उन्हें लगता था कि मैं दिन भर पूजा पाठ करती हूँ, टीवी देखती हूँ और बेटे के फोन का इंतजार करती हूँ। उन्हें क्या पता था कि उन्हीं की नज़रों के सामने एक औरत खुद को दोबारा खड़ा कर रही है। मेरे पति अशोक वर्मा एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे। उनकी अचानक बीमारी से मौत हो गई थी। उस दिन के बाद मेरी दुनिया उजड़ गई थी, पर मैं टूटकर बैठ नहीं गई। शादी से पहले और शादी के बाद भी मैं एक नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती रही थी। बच्चों को पढ़ाना मेरी पहचान थी। पति के जाने के बाद स्कूल की सैलरी से घर चल तो रहा था, लेकिन मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, खासकर अपने बेटे पर। राघव शुरू में महीने में एक बार फोन करता था, हालचाल पूछता, पैसों की चिंता दिखाता। मैं हर बार कहती, सब ठीक है बेटा। शायद यही बात उसने मेरी कमजोरी समझ ली। उसे लगा उसकी माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। उसे नहीं पता था कि रात के सन्नाटे में मैं लैपटॉप खोलकर नई चीजें सीख रही हूँ। ऑनलाइन टीचिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, सब कुछ खुद सीखा। मैंने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की। पहले कुछ ही स्टूडेंट थे, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। यूट्यूब चैनल बनाया, ऑनलाइन बैच शुरू किए। वही पढ़ाना, बस तरीका बदल गया था। पर राघव ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। उसके लिए मैं अब भी वही माँ थी जिसे वो जब चाहे कागजों पर साइन करवा सकता है। उसे नहीं पता था कि मेरी ये चुप्पी कमजोरी नहीं, तैयारी थी। और जिस दिन उसने मेरे भरोसे को तोड़ा, उसी दिन उसने खुद के लिए सबसे बड़ा सबक लिख दिया। राघव में बदलाव एकदम से नहीं आया था, वो धीरे धीरे बदला था। बिल्कुल वैसे जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है और ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। पति के जाने के बाद पहले साल वो कभी कभार मिलने आता था, 2-3 दिन रुकता, घर का हाल पूछता, मेरी तबीयत का ध्यान रखता। मुझे तब लगता था कि शायद मेरा बेटा समझदार हो गया है,
पर सच ये था कि वो मुझे नहीं, मेरी स्थिति को समझ रहा था। उसे ये जानना था कि मेरे पास क्या क्या है। एक दिन उसने फोन पर बताया कि उसकी जिंदगी में कोई है। उसका नाम ईशा था। प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थी, बोलचाल में कॉन्फिडेंट और सोच में तेज। पहली बार वीडियो कॉल पर उससे बात हुई। उसने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में पूछा, आंटी आप अकेले कैसे मैनेज करती हैं? मैंने सामान्य तरीके से जवाब दिया, भगवान की कृपा है, काम करती हूँ, खुद संभाल लेती हूँ। उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे मेरी बात उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती हो। कुछ पल बाद उसने अचानक पूछा, राघव ने बताया कि आपके पास अच्छा घर है, शादी के बाद आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? सवाल साधारण लग रहा था, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, गणना थी। मैंने बात टाल दी। उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मामला सिर्फ रिश्ते का नहीं है। इसके बाद राघव के फोन बदलने लगे। अब हालचाल कम और सवाल ज्यादा होते। माँ, घर के कागज कहाँ रखे हैं? आपने कोई वसीयत तो नहीं बनाई? आपका बैंक अकाउंट कौन सा है? पहले मैं अनसुना कर देती, फिर साफ मना करने लगी। मना करते ही उसके लहजे में चिड़चिड़ापन आ जाता। वो कहता, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती। एक बार वो जयपुर आया, ईशा भी साथ थी। खाने की टेबल पर बैठते ही ईशा ने कहा, आंटी अब आपकी उम्र हो रही है, आपको सब कुछ राघव के नाम कर देना चाहिए, इससे आपको भी टेंशन नहीं रहेगी। मैं चुप रही। राघव ने भी उसे नहीं टोका। उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये सब पहले से तय था। उस रात मैं देर तक जागती रही। अलमारी से पुराने कागज निकाले, बैंक स्टेटमेंट्स देखे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स छुए। दिल भारी था पर दिमाग बिल्कुल साफ। मैं जानती थी कि अगर आज मैं कमजोर पड़ी तो कल मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, न पैसा न सम्मान। अगले दिन राघव ने फिर प्रॉपर्टी के कागज मांगे। मैंने उसे कुछ कागज दिए। उसने राहत की सांस ली। जाते वक्त बोला, माँ आप चिंता मत किया करो, सब मैं संभाल लूंगा। मैं मुस्कुरा दी। उसे क्या पता था कि जो कागज उसके हाथ में थे वे पूरी सच्चाई नहीं थे। उसके जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। दिल दुखा था पर फैसला पक्का हो चुका था। ये सिर्फ एक माँ और बेटे की लड़ाई नहीं थी, ये भरोसे और लालच की जंग थी। और अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी, क्योंकि जब बेटा माँ को कमजोर समझ ले तो माँ को मजबूत बनना ही पड़ता है। राघव के जाने के बाद घर एकदम शांत हो गया था। वही कमरा, वही दीवारें, वही तस्वीरें, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। मैं खिड़की के पास खड़ी देर तक बाहर देखती रही। मन में दर्द था, पर उससे ज्यादा एक अजीब सी सख्ती आ चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि अब सिर्फ माँ बनकर जीने से काम नहीं चलेगा। मैंने अलमारी खोली और एक अलग फाइल निकाली। ये फाइल किसी को नहीं दिखाई थी, न राघव को न रिश्तेदारों को। इसमें मेरे काम से जुड़े सारे कागज थे, ऑनलाइन क्लास की कमाई, स्कूल से मिलने वाली सैलरी और वे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनसे मुझे अतिरिक्त आमदनी होती थी। मैं अब भी एक प्राइवेट स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाती थी, लेकिन असली कमाई वहां से नहीं, ऑनलाइन पढ़ाने से हो रही थी। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो खुद पर हंसी आती थी। कैमरे के सामने बैठना, बार बार रिकॉर्डिंग बिगड़ना, इंटरनेट का धोखा देना, सब कुछ परेशान करता था। कई बार मन किया कि सब छोड़ दूं, पर हर बार खुद से एक ही सवाल करती, अगर मैं हार गई तो कल राघव जैसे लोग मुझे कैसे देखेंगे। धीरे धीरे मेरे वीडियो बच्चों को पसंद आने लगे। माता पिता के फोन आने लगे। किसी ने कहा, मैडम आप बहुत सरल तरीके से समझाती हैं। किसी ने कहा, आपके पढ़ाने से मेरा बच्चा पास हो गया। वही शब्द मेरी ताकत बन गए। मैंने ऑनलाइन बैच शुरू किए, फीस रखी और काम को गंभीरता से लिया। आज मेरी कमाई स्कूल की सैलरी से कहीं ज्यादा थी। राघव को लगता था कि मैं बस उसी पैसे पर जी रही हूं जो उसके पिता छोड़ गए थे। उसे नहीं पता था कि मैंने अपनी मेहनत से एक एक रुपया कमाया है। उसे ये भी नहीं पता था कि मैंने अपने पैसों को सोच समझकर अलग अलग जगह सुरक्षित रखा है।
कुछ बैंक में, कुछ निवेश में और कुछ बिल्कुल ऐसे खातों में जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे याद है एक बार उसने हंसते हुए कहा था, माँ अब आप रिटायर हो चुकी हो, आराम करो। मैं तब भी मुस्कुरा दी थी। मैंने उसे नहीं बताया था कि मेरी असली जिंदगी तो अब शुरू हुई है। शायद मैंने ही उसे मौका दिया कि वो मुझे कमजोर समझे। उस रात मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक किए, हर कागज, हर साइन, हर तारीख। मैं जानती थी कि आगे जो होने वाला है वो आसान नहीं होगा, पर मैं तैयार थी। माँ होने के साथ साथ अब मुझे खुद की भी रक्षा करनी थी। मैंने दीपक जलाया और मन ही मन कहा, अगर मेरा बेटा रास्ता भटक गया है तो शायद यही वक्त है उसे आईना दिखाने का, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सबक वही होता है जो अपनों से मिलता है। ईशा की आवाज में मिठास थी, लेकिन उसके सवालों में हिसाब किताब। ये बात मुझे उसी दिन समझ आ गई थी जिस दिन वो दोबारा जयपुर आई, इस बार शादी की तैयारियों के नाम पर। घर में चहल पहल थी, रिश्तेदार आने जाने लगे थे और हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, शादी जल्दी निपट जानी चाहिए। पर किसी को ये नहीं दिख रहा था कि इस जल्दी में कितनी साजिशें पल रही थीं। ईशा अक्सर मेरे पास बैठती, कभी मेरी चाय बनाती, कभी दवाई का हाल पूछती। बाहर से वो एक आदर्श होने वाली बहू लगती थी, लेकिन हर बातचीत किसी न किसी मोड़ पर पैसों या प्रॉपर्टी पर आकर टिक जाती। एक दिन उसने सहजता से कहा, आंटी, शादी के बाद हम लोग नया फ्लैट लेना चाहते हैं, अगर आप ये घर बेच दें तो सब आसान हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी, बिना कोई जवाब दिए। राघव भी बदल चुका था। पहले जो बेटा मेरी एक खांसी पर घबरा जाता था, अब वही बेटा मेरी चुप्पी से चिढ़ने लगा था। वो बार बार कहता, माँ आप हर बात में टाल क्यों देती हो? शायद उसे लगने लगा था कि समय हाथ से निकल रहा है और लालच हमेशा जल्दबाज हो जाता है। एक शाम ईशा ने मुझसे साफ साफ पूछा, आपने वसीयत बनाई है? सवाल अचानक था। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव मेरी तरफ देखने लगा, जैसे जवाब पहले से तय हो। मैंने शांत आवाज में कहा, ये सब बातें अभी जरूरी नहीं हैं। ईशा के चेहरे पर पहली बार नाराजगी दिखी। वो समझ गई थी कि रास्ता इतना आसान नहीं है। उस रात राघव मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर अपनापन नहीं, झुंझलाहट थी। बोला, माँ आप हमारे भविष्य को लेकर सीरियस क्यों नहीं हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारा भविष्य सिर्फ मेरे पैसों से जुड़ा है? वो चुप हो गया। वही चुप्पी मेरे सारे सवालों का जवाब थी। अगले दिन उन्होंने मुझसे घर के कागज मांगे, कहा कि बैंक में कुछ काम है। मैं समझ गई कि खेल अब खुलकर खेला जाएगा। मैंने अलमारी से वही फाइल निकाली जिसे देखकर राघव के चेहरे पर राहत फैल गई। उसने सोचा जीत उसके हाथ में है। उसे क्या पता था कि जो वो देख रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं है। उनके जाने के बाद मैं देर तक बैठी रही। दिल भारी था लेकिन डर नहीं था। मुझे पता था कि अब जो भी होगा वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस बेटे के लिए भी होगा जिसने माँ को कमजोर समझ लिया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। राघव और ईशा के जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया था, लेकिन ये शांति भारी थी। दीवार घड़ी की टिक टिक मुझे बार बार याद दिला रही थी कि अब समय बहुत कम है। मैं समझ चुकी थी कि जो होने वाला है वो साधारण पारिवारिक बात नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल है। मैं अपने होम ऑफिस में बैठी, लैपटॉप बंद था लेकिन दिमाग पूरी तरह खुला हुआ। अलमारी से पुराने कागज निकाले, एक एक पन्ना पलटा। कुछ कागजों को देखकर मन भारी हुआ, कुछ देखकर गुस्सा आया। ये वही घर था जिसमें मैंने अपने पति के साथ सपने बुने थे, और आज उसी घर को मेरा बेटा सौदे की चीज समझ रहा था। आखिरकार मैंने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से गंभीर लेकिन भरोसेमंद आवाज आई। वो मेरे पुराने परिचित वकील शर्मा साहब थे। मैंने सारी बात बिना किसी घुमाव के बता दी। राघव के सवाल, कागजों की मांग और मेरे मन में उठता डर।
शर्मा साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सुलोचना जी, आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी हाल में असली डॉक्यूमेंट्स किसी को मत दीजिए। मैंने धीमी आवाज में पूछा, अगर वो गलत करने की कोशिश करे तो? उन्होंने साफ कहा, तो वो खुद फंसेगा, कानून आपके साथ है। उनकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। माँ होने के नाते मैं कमजोर पड़ सकती थी, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार थे। मैंने उसी पल फैसला कर लिया, अब भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेना है। फोन रखने के बाद मैं पूजा घर में गई, दिया जलाया और भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की, मुझे सही और गलत में फर्क करने की ताकत दीजिए। मेरा दिल अब भी माँ का था, लेकिन दिमाग ने जिम्मेदारी संभाल ली थी। अगली सुबह मैंने वही किया जिसकी उम्मीद राघव को नहीं थी। मैंने अपनी सारे जरूरी कागज एक सुरक्षित जगह रख दिए। कुछ कागज ऐसे थे जो पूरी सच्चाई नहीं बताते थे, और वही कागज मैंने अलग फाइल में रख दिए। ये कोई बदला नहीं था, बस खुद को बचाने की तैयारी थी। दोपहर में राघव का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी जल्दी थी। माँ, कागज मिल गए ना? मैंने सामान्य लहजे में कहा, हाँ बेटा, सब रखे हैं। उसे लगा खेल अब उसके हाथ में है। फोन रखते ही मैंने गहरी सांस ली। मुझे पता था कि अब रास्ता साफ नहीं रहेगा, आगे आंसू भी आएंगे और शायद पुलिस भी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। कभी कभी माँ को भी कठोर बनना पड़ता है ताकि उसका बेटा सही और गलत का फर्क समझ सके, और मैं तैयार थी, जो भी कीमत चुकानी पड़े। उस दिन सुबह से ही मेरे मन में अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो, बस उसकी आहट सुनाई दे रही थी। राघव ने कहा था कि वो दोपहर में आएगा। मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन दिल बार बार धड़क रहा था। माँ का दिल सब समझ लेता है, चाहे बेटा कितना ही चालाक क्यों न हो। दोपहर ठीक 2 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था, लेकिन इस बार उसके साथ ईशा भी थी। दोनों के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, जैसे किसी बड़ी जीत का भरोसा हो। वे ड्राइंग रूम में बैठे और बिना किसी इधर उधर की बात के राघव सीधे मुद्दे पर आ गया। माँ, वो जरूरी कागज दिखा दीजिए, उसने ऐसे कहा जैसे ये उसका हक हो। मैंने अलमारी से फाइल निकाली और चुपचाप उसके सामने रख दी। राघव ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटने शुरू किए। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। जो बात उसे वहां दिखनी चाहिए थी, वो नहीं थी। माँ, ये पूरा नहीं है, उसने तेज आवाज में कहा। मैंने शांत लहजे में जवाब दिया, जो मेरे पास था वही दिया है। ईशा पहली बार बोली, उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ थी। आंटी, बिना पूरे कागजों के काम अटक जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार सख्ती से कहा, ये मेरा घर है और ये कागज भी मेरे हैं। राघव गुस्से में खड़ा हो गया। आप हम पर भरोसा क्यों नहीं करती? मेरे दिल में चुभन हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। भरोसा टूटने में वक्त नहीं लगता बेटा, और जुड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उस पल राघव के मुंह से निकल गया, अगर आप सहयोग नहीं करेंगी तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। बस वहीं उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी, धमकी। माँ का दिल उस पल पूरी तरह टूट गया, लेकिन अंदर की औरत जाग चुकी थी। मैंने बिना डरे कहा, कोई भी रास्ता चुनो, लेकिन याद रखना, गलत रास्ते का अंजाम बहुत भारी होता है। राघव और ईशा गुस्से में घर से निकल गए। दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसके साथ ही मेरे रिश्ते की आखिरी उम्मीद भी कहीं टूट कर गिर गई। मैं कुर्सी पर बैठ गई, आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वे आंसू कमजोरी के नहीं थे। मैंने उसी शाम शर्मा साहब को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, अब समय आ गया है। अगले 2 दिन घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। न राघव का फोन आया, न कोई संदेश। माँ का दिल बार बार डर से भर जाता, लेकिन दिमाग साफ कह रहा था, ये खामोशी खतरनाक है। जो लोग धमकी देकर जाते हैं, वे चुप नहीं बैठते। तीसरे दिन सुबह सुबह शर्मा साहब का फोन आया। उनकी आवाज में चिंता थी।
सुलोचना जी, मुझे जानकारी मिली है कि राघव ने प्रॉपर्टी के कागजों की एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने की कोशिश की है। मेरे हाथ कांप गए। लेकिन असली कागज तो मेरे पास है। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन नकली दस्तावेज बनाकर काम चलाने की कोशिश हो रही है। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस हद तक गिर सकता है। मेरी आंखों के सामने राघव का बचपन घूम गया। पहला कदम, पहला शब्द, पहला स्कूल बैग, और आज वही बेटा मुझे ही धोखा देने पर उतारू था। शर्मा साहब ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। मेरा दिल डर रहा था, लेकिन मैंने हाँ कह दी। थाने के बाहर खड़ी होकर मैं कुछ पल रुकी। माँ होने का दर्द और औरत होने का आत्मसम्मान दोनों आमने सामने खड़े थे। आखिरकार मैंने अंदर कदम रख दिया। शिकायत दर्ज होते ही मामला गंभीर हो गया। पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस से संपर्क किया और कागजों की जांच शुरू हुई। शाम होते होते सच्चाई सामने आने लगी। दस्तावेजों में गड़बड़ी साफ थी। उसी रात राघव का फोन आया। उसकी आवाज अब गुस्से में नहीं, घबराहट में थी। माँ, आपने पुलिस को क्यों बताया? मैंने भारी दिल से कहा, क्योंकि तुमने मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। फोन कट गया। उस एक कॉल ने हमारे रिश्ते पर आखिरी मोहर लगा दी। अब ये सिर्फ माँ बेटे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई बन चुकी थी। रात को मैं खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर पहली बार हल्की सी रोशनी महसूस हो रही थी, शायद सच की। मुझे पता था आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे, रिश्तेदार उंगलियां उठाएंगे, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। कभी कभी इंसाफ पाने के लिए अपने ही खून के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, और मैं खड़ी थी। सुबह का सूरज रोज की तरह ही उगा था, लेकिन उस दिन की हवा में अजीब सी सख्ती थी। मुझे पता था आज कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही मैं चाय का कप हाथ में लेकर बैठी, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दिल धक से रह गया। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। सुलोचना जी, हमें राघव को पूछताछ के लिए ले जाना होगा। वाक्य छोटा था, लेकिन उसका बोझ बहुत भारी। कुछ ही देर में राघव भी आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में डर साफ झलक रहा था। वही बेटा जो कल तक मुझे धमकी दे रहा था, आज मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे आखिरी सहारा मैं ही हूं। माँ का दिल रोया, लेकिन मैंने आंसू नहीं बहाए। जब पुलिस उसे लेकर गई, तब पड़ोसियों के दरवाजे खुलने लगे। कोई खिड़की से झांक रहा था, कोई मोबाइल निकाल चुका था। कुछ फुसफुसाहटें कानों तक पहुंची। माँ ने ही बेटे को फंसवा दिया। आजकल माँ बेटे का रिश्ता ही कहाँ बचा है। हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि चुप रहना उस दिन मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। दोपहर तक रिश्तेदारों के फोन आने लगे। कोई समझाने के नाम पर ताना दे रहा था, कोई समाज की दुहाई दे रहा था। बेटा है, गलती हो जाती है, केस वापस ले लो, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने सबकी बात सुनी और फिर बस इतना कहा, अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और माँ के साथ यही होगा। शाम को जब मैं अकेली बैठी, तब पहली बार खुद को रोने दिया। तस्वीरों के एल्बम खोले। राघव का बचपन, उसकी स्कूल की ड्रेस, उसका पहला इनाम, हर तस्वीर के साथ दिल टूटता गया। पर उसी टूटे दिल से एक आवाज निकली, गलत को गलत कहना ही सच्चा प्यार है। शर्मा साहब आए। उन्होंने बताया कि सबूत मजबूत हैं, केस अब पीछे नहीं जाएगा। मैंने सिर हिलाया। जो सही है वही हो, मैंने कहा। उस रात मैंने भगवान से कोई माफी नहीं मांगी, कोई दया नहीं चाही, बस इतनी प्रार्थना की, मेरे बेटे को सच का सामना करने की हिम्मत देना और मुझे इतना मजबूत रखना कि मैं सही रास्ते से न हटूं। कभी कभी माँ का फर्ज सिर्फ बचाना नहीं होता, कभी कभी सही सबक सिखाना भी होता है। अदालत के बाहर खड़ी मैं उस माँ जैसी नहीं लग रही थी जो कभी अपने बेटे की एक खरोंच पर रात भर जाग जाती थी। आज वही माँ अपने बेटे के फैसले का इंतजार कर रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की शांति थी। जब जज साहब ने राघव का नाम पुकारा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से सांस खींच ली हो।
कटघरे में खड़ा राघव सिर झुकाए हुए था। उसकी आंखों में अब न घमंड था न चालाकी, बस पछतावे की गहरी परछाई थी। वही बेटा जिसने कभी मेरा आंचल पकड़े बिना सोना नहीं सीखा था, आज अपने किए की सजा सुनने वाला था। जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो हर शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ा। सजा बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि राघव अपनी गलती को उम्र भर याद रखे। अदालत में सन्नाटा छा गया। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो नहीं रहा था, टूट रहा था। पुलिस उसे बाहर ले जाने लगी, तभी उसने एक बार पलटकर मुझे देखा। उस नजर में माफी थी, डर था और एक सवाल भी, क्या मेरी मां मुझे अब भी अपना मानेगी? मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। दिल कांप रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, वही हाथ जिसने कभी उसे चलना सिखाया था। मैंने भारी आवाज में कहा, राघव, मैंने तुम्हें सजा दिलवाने के लिए नहीं, तुम्हें इंसान बनाने के लिए ये रास्ता चुना है। वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, अगर आपने मुझे नहीं रोका होता तो मैं और नीचे गिर जाता। उस पल मुझे एहसास हुआ, कभी कभी माँ का प्यार माफ करने में नहीं, सही रास्ते पर लाने में होता है। समय बीत गया। राघव ने अपनी सजा पूरी की। वो बदला हुआ इंसान बनकर लौटा, कम बोलने वाला, झुकी आंखों वाला, लेकिन ईमानदार। उसने नई शुरुआत की, बिना किसी शॉर्टकट के, और मैंने भी उसे दोबारा गले लगाया। इस बार डर नहीं था, बस सुकून था। आज मेरा घर वही है, लेकिन माहौल बदल चुका है। अब दीवारों पर डर नहीं, सीख टंगी है। समाज ने बहुत बातें की, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने मां होकर भी सही और गलत का फर्क निभाया। मैंने ये समझ लिया, मां कमजोर नहीं होती, औरत मजबूर नहीं होती, और सच के साथ खड़ा होना सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसकी सीख हर दिल में जिंदा रहनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये कहानी कौन से शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए एहसास, एक नए सबक के साथ।